जय हिंद डियर स्टूडेंट। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इस लेक्चर में यही टॉपिक हम देखने वाले हैं। इस लेक्चर में ये टॉपिक देखने के लिए हम कुछ ऑब्जर्वेशन लेते हैं और उस ऑब्जर्वेशन में ये देखते हैं कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कोई एक कंडक्टर रखते हैं तो हम देखते हैं कि कंडक्टर पर एक मैकेनिकल फोर्स लगने लगता है। तो इस पूरे ऑब्जर्वेशन को पहले मैं बना लेता हूँ कि सपोज कर लेते हैं कि अपने पास ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नेचर याद रखना, हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया है, ठीक है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक मेटल का हम कंडक्टर रखते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर बनाता हुआ है। ये हमने एक कंडक्टर रखा और इस कंडक्टर का जो लेंथ है, सपोज कर लेते हैं कि इस कंडक्टर का लेंथ जो है वो है, ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इसका लेंथ हमने रखा है कैपिटल एल। कंडक्टर का कैपिटल एल इसका लेंथ रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया हमने कैपिटल ए रखा है और जो एंगल बना रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड से, हमने उसको थीटा रखा है। मैग्नेटिक फील्ड से जो एंगल बना रहा है उसको थीटा रखा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर नोट कर ली कि बी मैग्नेटिक फील्ड है और एल लेंथ है और इतना, ये सारा चीज़ें हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल अगर हम देखें, ये बात अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूँ कि अकॉर्डिंग टू द फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, तो क्या देखोगे फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के अकॉर्डिंग और ऑफ मेटल, और ये मेटल का है, याद रखना ये मेटल का हमने रखा है। फ्री इलेक्ट्रॉन तो मेटल में ही होंगे ना, इसीलिए मैंने मेटल रखा है। तो आप देखोगे कि जब इसमें करंट फ्लो होएगा तो करंट तो तभी फ्लो होएगा जब इसमें इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा। तो एक चीज़ याद रखना कि करंट इन अ मेटल कब फ्लो होता है, करंट इन अ मेटल कब फ्लो होता है, कब फ्लो होता है, इज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मोशन से, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन लिखना भी ठीक नहीं है, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन लिखना ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन जब मोशन करेंगे मेटल के अंदर तो करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। और ये इस कंडक्टर को कहाँ पर प्लेस किया है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया है और जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया है, करंट भी फ्लो हो रहा है, तो ज़रूर उन चार्जेस के ऊपर कोई ना कोई एक फोर्स लग रहा होगा जिसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ फोर्स लग रहे होंगे, क्या लग रहे होंगे, कुछ फोर्स लग रहे होंगे इन फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और सम ऑफ फोर्सेस, हम ऐसा कह सकते हैं कि सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑल इलेक्ट्रॉन, अगर हम देखें इस कंडक्टर के अंदर तो कुछ ना कुछ वही फोर्स कॉन्स्टिट्यूट होकर मैकेनिकल फोर्स बन रहा होगा जो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस कंडक्टर पर लग रहा होगा और किसी एक डायरेक्शन में इस वायर को डिस्प्लेस्ड कर रहा होगा। हम ये मानकर चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है इस कंडक्टर के अंदर वो BD है, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो कुछ ऐसी बातों को हम नोट भी कर लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VD मान रहे हैं, ठीक है। कितना मान रहे हैं, VD मान रहे हैं। अब अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है तो हम ये निकालें कि करंट कॉन्स्टिट्यूएंट बाय दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना हो जाएगा, करंट कॉन्स्टिट्यूएंट बाय इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ने कितना करंट यहाँ पर फ्लो कराया है, तो I इज इक्वल टू NEAVD होता है। ये फार्मूला आप तो भूल गए होंगे कि नहीं भूले होंगे, भूलना नहीं चाहिए, ये +2 में पढ़कर आए हो इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में। तो सिंपल सर्किट जिसका नाम रहा होगा, यूनिट था एक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद सिंपल सर्किट ही, तो उसमें पढ़े होंगे NEAVD। अब हम N अगर आपको बताएं तो N है क्या चीज़, तो N इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। लेकिन कैसे है ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कैसा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम का होता है ना बेटा, भूले तो नहीं हो ना।
तो पर यूनिट वॉल्यूम का है ये फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1 मीटर क्यूब, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यही होगा, ठीक। अच्छा एक चीज़ और, E की वैल्यू क्या होगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। ए क्या है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर है ये। चलो सारी बातें को लिख ही देते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर है ये, कंडक्टर। और वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये सारी बातें लिखी है, और ये करंट है, ठीक है। चलो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर अगर आप निकालोगे तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, देखो कंडक्टर का लेंथ L है, एरिया A है, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना निकालोगे आप, वॉल्यूम V इज इक्वल टू A इंटू एल, हाँ एरिया इंटू लेंथ, ये हो जाएगा वॉल्यूम। आपने कहा यूनिट वॉल्यूम में इतना इलेक्ट्रॉन, यूनिट मीटर स्क्वायर के वॉल्यूम में मीटर क्यूब के कह सकते हैं यूनिट क्यूब, ऐसे लिख दो यूनिट क्यूब में n इलेक्ट्रॉन, तो V वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन, तो V वॉल्यूम में AL इंटू एन, यानी कि V वॉल्यूम में NaL इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर के अंदर आई करंट फ्लो होने के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर NaL हो गया, हमें मिल गया, ठीक है। अब हम ये देख लें कि इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ करंट वो इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो देखें कि उन सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों पर कितना फोर्स लग रहा है, यानी कि नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर। भाई आप यहाँ पर देखो, जितने भी चार्जेस हैं सब पर फोर्स लगेगा, उन सारे इलेक्ट्रॉनों पर लगा हुआ चार्ज पर लगा हुआ जो फोर्स है वो नेट फोर्स बनेगा, जो कि मैकेनिकल फोर्स होगा इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस कंडक्टर को किसी न किसी डायरेक्शन में वो मूव कराने की कोशिश करेगा। तो हम क्या देखते हैं कि नेट फोर्स देखते हैं, नेट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लिख लेते हैं, नहीं तो मैग्नेटिक फोर्स, नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, कह सकते हैं ऑन, चलो कंडक्टर ही लिख लेते हैं, ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंडक्टर कह सकते हैं, ईच कंडक्टर, ऑल नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर भी लिख सकते थे इसको, ठीक है। तो फोर्स F इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं कि फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स आप रखो, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दो, आप क्या लिख दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दो, नेट फोर्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा नेट फोर्स। भाई एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम कर लो, नेट फोर्स मालूम हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा होता है, कितना लग रहा है, मैं कहीं पर कैलकुलेट नहीं किया हमने, चलो देख लो, यहीं पर देख लो, यहाँ पर देख लेते हैं हम, चलो नहीं किया तो यहीं पर देख लो, यहाँ पर लिख लेते हैं हम कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स अगर देखें तो वो F इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स है, F ईच इलेक्ट्रॉन का मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर, तो होता है QV और साइन थीटा होता है। अब देखो V यानी कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमने माना ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलते हैं, किस वेलोसिटी से चलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, और हर एक इलेक्ट्रॉन का Q इज इक्वल टू NE होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का तो N की वैल्यू 1 हो गया, तो Q इक्वल टू E हो गया, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EVD और V साइन थीटा, ये हमने एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट किया। तो एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स EVD और B भी था, और साइन थीटा, ये एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट किया था, ये एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं मैंने अभी कैलकुलेट किया था, ये कैलकुलेट किया था NaL, इस वैल्यू को अरेंज कर लो ज़रा, तो इस वैल्यू को अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, अरेंज करोगे तो
तो यहाँ पर स्मॉल n है, ये e है और ये vd है, ये vd है, इसको एक साथ रख लो, n e और a भी तो है, a भी लिख लो, a भी लिख लो और vd भी लिख लो। तो e हो गया, vd हो गया और n हो गया और a हो गया। क्या क्या बचा हुआ है? b बचा हुआ है और ये l बचा हुआ है, ये l बचा हुआ है और ये साइन थीटा बचा हुआ है। अब आप जरा देख लो एन ई ए वी डी क्या बन रहा है, एन ई ए वी डी आई बन रहा है। क्या बन रहा है? ये आई बन रहा है। तो F इज इक्वल टू आई एल बी, कैपिटल एल है, एल बी और साइन थीटा। तो फोर्स ऑफ द कंडक्टर, फोर्स ऑन द कंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यही बनेगा F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो दिस इज द जनरल फार्मूला। ये क्या है? दिस इज जनरल फार्मूला। किस चीज़ का जनरल फार्मूला है? ये मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर का है। तो जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला, फार्मूला फॉर द फोर्स, फॉर द फोर्स, और किस पर लग रहा है? एक्टिंग ऑन द कंडक्टर पर लग रहा है, एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर पर लग रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर पर लग रहा है। ठीक है, इसका वेक्टर फॉर्म भी तो आप लिख सकते हो। F इज इक्वल टू, वेक्टर लगा लो, I को एज इट इज रखो और L क्रॉस B कर दो, इसको L क्रॉस B कर दो आप, और इसको ओपन करोगे तो फिर से आपको वही मिलेगा, F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा ही मिलेगा। कैपिटल L कर लो, कैपिटल L हम शुरू से मानकर चल रहे हैं। आप कोई ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल को स्मॉल बना दोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। भाई हम शुरू से कैपिटल L मानकर चल रहे हैं तो कैपिटल L ही चलेगा। ठीक है। अच्छा, एक बात बताना कि अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने ऐसे बेटा ली है और कंडक्टर को जो प्लेस्ड किया वो कंडक्टर ऐसे प्लेस्ड कर दिया, करंट ऐसे, तो चाहे वो करंट इधर जा रही हो और चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा केस आप मान लो कि ये हमने ऐसे बनाया और जो कंडक्टर प्लेस्ड किया है चाहे उसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रही हो, तो यहाँ पर अगर जा रही है तो थीटा की वैल्यू 0 है, यहाँ पर जा रही है तो थीटा की वैल्यू या 180 है। दोनों की वैल्यू रख कर देख लेते हैं कि फोर्स कितना लगेगा। तो केस नंबर 1, केस नंबर 1 में थीटा की वैल्यू 0 रखें तो F इज इक्वल टू आई वी एल और साइन 0 रखेंगे तो F इज इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 हो गया। दूसरा केस अगर देखें, थीटा की वैल्यू 180 तो F इज इक्वल टू आई वी एल और साइन 180, और F इज इक्वल टू साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? ये भी 0 ही होती है। ठीक है, तो ये 0 आ गया। तो एक चीज़ आपने देखा कि जब किसी कंडक्टर को चाहे हम करंट उसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो कराएं, कंडक्टर को ऐसे रखें कि मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में हो, तो करंट उसी डायरेक्शन में अगर बह रही हो या उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही हो मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगता, कोई मैकेनिकल फोर्स लगता ही नहीं है चार्ज के ऊपर या कंडक्टर के ऊपर, कोई फोर्स नहीं लगता। ये केस आपने देख लिया कि कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है तो उस पर कोई फोर्स लगता ही नहीं है। केस नंबर 3 देखते हैं हम। केस नंबर 3 ये है अपना कि मैग्नेटिक फील्ड चाहे अपवर्ड डायरेक्शन, चाहे मैग्नेटिक फील्ड जो है चाहे जिस डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड चाहे जिस डायरेक्शन में हो, लेकिन बस उससे परपेंडिकुलर हमारा कंडक्टर होना चाहिए। कंडक्टर परपेंडिकुलर हो, करंट चाहे जिस डायरेक्शन में फ्लो हो, चाहे ये ऊपर डायरेक्शन में जा रहा हो और चाहे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे मैं बना देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बना देता हूँ, और चाहे ये कंडक्टर हमारा ऐसे और करंट इधर फ्लो हो रहा हो, करंट इधर फ्लो हो रहा है, किसी भी बस 90 डिग्री पर हमसे मतलब है, बस किससे मतलब है हमसे? 90 डिग्री पर होना चाहिए, ये 90 डिग्री पर होना चाहिए, बस 90 डिग्री पर होना चाहिए। इस कंडीशन में जब आप F इज इक्वल टू आई वी एल और साइन 90 लिखेंगे तो साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। आप पाएंगे कि आई वी एल ये जो फोर्स मिला है ये मैक्सिमम फोर्स मिला है। ये क्या मिला है? मैक्सिमम फोर्स मिला है।
दिस इज द स्पेशल केस। अगर कहीं पर F इक्वल टू आई वी एल लिखा हुआ है तो समझ जाना कि ये जनरलाइज्ड इक्वेशन मैग्नेटिक फोर्स का नहीं है, बल्कि ये एक स्पेशल केस का फॉर्मूला है। ठीक है। अब अगर मैग्नेटिक फोर्स का डेफिनीशन देना चाहते हो आप, मैग्नेटिक फोर्स का या मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनीशन देना चाहते हो, चाहे फोर्स का तो चाहे फील्ड का, तो यहाँ से आप डेफिनीशन भी दे सकते हो। इस फार्मूले से डेफिनीशन दे सकते हो, यहाँ से नहीं, बल्कि डेफिनीशन देने के लिए B इज इक्वल टू आई एफ इज इक्वल टू आई वी एल साइन थीटा पूरा लेना पड़ेगा। अगर आप डेफिनेशन देना चाहते हो तो मैं हेडिंग ही लगा देता हूँ, इसकी हेडिंग ही लगा देता हूँ कि डेफिनेशन ऑफ यूनिट, डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप लिखोगे। तो डेफिनेशन ऑफ यूनिट अगर मैं बात करूं तो आप एक वर्ड में लिख दोगे कि वो टेस्ला होगा। क्या होगा? वो टेस्ला होगा। अब अगर आप डेफिनेशन देना चाहोगे तो F इज इक्वल टू आई वी एल से दोगे साइन थीटा से। तो अगर आप B इज इक्वल टू देखोगे तो F अपान क्या हो जाएगा? आई एल और साइन थीटा हो जाएगा। और ये कैपिटल एल लिख लेना, मैंने अगर कहीं स्मॉल एल लिख दिया है तो कैपिटल एल हमने लिया है शुरुआत में, हालांकि कैपिटल एल हो या स्मॉल एल हो उससे कोई मतलब नहीं होगा। तो अब मैं अगर आई की वैल्यू लूँ तो 1 एम्पियर ले रहा हूँ और एल की वैल्यू 1 मीटर ले रहा हूँ। सब चीज़ें हमने यूनिट रखी है। ठीक है, साइन 90 इक्वल ले रहा हूँ, यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू है, वो मैं 1 ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं न्यूमेरिकली क्या देखूंगा कि V इज इक्वल टू, और F की वैल्यू भी मैं ले रहा हूँ, F की वैल्यू भी 1 न्यूटन ले रहा हूँ। ठीक है, V की वैल्यू क्या ले रहा हूँ? 1 न्यूटन। तो ये 1 न्यूटन हो जाएगा, ये 1 एम्पियर हो जाएगा, ये 1 मीटर हो जाएगा, और साइन ये, तो हम B इज इक्वल टू क्या पाएंगे कि 1 टेस्ला हमको मिल गया। क्या मिल गया? 1 टेस्ला। अब डेफिनेशन हम क्या देने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द 1 टेस्ला व्हेन, लेकिन कब? कि किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का, उसकी लेंथ 1 मीटर हो, और मैग्नेटिक फील्ड से वो कैसे रखी हो? वो 90 डिग्री पर रखा हो, तब उस पर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो हम ये डेफिनेशन देंगे। डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? दस 1 टेस्ला इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 1 टेस्ला इज क्या है? एक ऐसा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इन विच कंडक्टर 1 मीटर का हो, कंडक्टर 1 मीटर लेंथ का हो, और कैरिंग द करंट 1 एम्पियर व्हेन द प्लेस्ड द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और एक्सपीरियंस कर रहा हो 1 न्यूटन का फोर्स। जब वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हो तो 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करे, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो, और 1 मीटर लेंथ हो उसका, तो उसमें उस टाइम पर 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब रही बात यहाँ पर डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन हो गया। हम फोर्स का डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे कि किस डायरेक्शन में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कंडक्टर रखते हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर रखते हैं, तो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ये पता कैसे करेंगे? हर जगह तो एक्सपेरिमेंटली नहीं देख पाएंगे ना। तो पता करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बना, और मैक्सवेल का स्क्रू रूल बना, और राइट हैंड पाम रूल बना। तो ऐसे ये सारी चीज़ों से फोर्स का डायरेक्शन हम याद रखना, राइट हैंड पाम रूल से भी देते हैं, राइट हैंड पाम रूल से भी देते हैं, और हम फोर्स का डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी देते हैं, लेफ्ट हैंड रूल से भी देते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ों से हम दे सकते हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल से भी दे सकते हैं, ये तो छूट ही गया था। राइट हैंड स्क्रू रूल से भी दे सकते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल से भी हम दे सकते हैं इसका डायरेक्शन। हम यहाँ पर एक एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी आप तो जानते ही हैं सारा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से एक्सपेंड करें कि थंब हो, चाहे वो थंब हो, और वो चाहे वो क्या हो, 4 फिंगर हो, क्या हो, 4 फिंगर, या हम इसी को क्या बोलते हैं? इंडेक्स फिंगर बोलते हैं इसको। तो या हम इसको फर्स्ट 4 फिंगर ही बोलते हैं शायद, इसको फर्स्ट फिंगर नहीं बोलते, 4 फिंगर बोलते हैं। ठीक है,
और ये हमारा ये है, ये फिंगर, इसको हम बोलते हैं मिडिल फिंगर, इसको क्या बोलते हैं, मिडिल फिंगर बोलते हैं, ठीक है। तो मिडिल फिंगर है, तो इसको इस तरीके से स्ट्रेच करें कि सब एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो, सब एक दूसरे से 90 डिग्री पर, ये इससे 90 डिग्री पर हो, ये इससे 90 डिग्री पर हो, और ये इसका 90 डिग्री पर हो, सब एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो। तो हम ये देखेंगे, एक मिनट रुको, हम ये देखेंगे कि ये जो थंब है ये क्या बताने वाला है, ये मोशन ऑफ द कंडक्टर बताने वाला है, मोशन ऑफ कंडक्टर बताने वाला है। मोशन ऑफ कंडक्टर का मतलब इस पर लगने वाला फोर्स बताएगा ये, ठीक है। ये क्या बताएगा, फोर्स बताएगा, ठीक है। और ये फिंगर क्या बताने वाली है, ये फिंगर हमारा जो ये है, ये फोर फिंगर जो है या इंडेक्स फिंगर, ये बताने वाला है बी की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। और ये फिंगर क्या बताने वाली है, ये फिंगर ये बताने वाली है करंट की डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, या मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज की डायरेक्शन ये, और चार्ज वैसे पॉजिटिव चार्ज लेना है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन बताएगी। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है। पाम रूल का भी थोड़ा सा हम बता दें आपको। अगर पाम है आपके पास, मान लो ऐसे ये थंब है और ये है आपका, ठीक है, ये तो, और आपने जो पाम लिया है, राइट हैंड पाम लिया है, पाम आपका राइट हैंड होना चाहिए, ये राइट हैंड पाम है। तो ये तो मेरा राइट हैंड पाम लग ही नहीं रहा है, मान लो कि ये ऐसे ये है, ये राइट हैंड पाम है, ये राइट हैंड पाम है, ठीक है, ये राइट हैंड पाम है। तो आपका जो ये थंब है, थंब को मैं थोड़ा सही से बना देता हूँ, थंब है ये, थंब जो है, अंगूठा कट गया, क्लब हो गया, कटे हुए अंगूठा का ये हो गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इन फोर फिंगर को देखो, F इज इक्वल टू क्या होता है, I, और L क्रॉस B होता है, यही तो होता है L क्रॉस B। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर L यानी कि करंट की डायरेक्शन में आपको थंब रखना है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन में आपको थंब रखना है, जिधर करंट जा रहा है उधर आपको थंब रखना है। और ये जो फोर फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो जो आपका ये फोर्स लगाने के लिए ये है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। तो ये हथेली जो होती है, ये हथेली जो है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताएगा, ये किसको बताएगा, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताएगा। ये परपेंडिकुलर, ऐसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि परपेंडिकुलर ये निकलेगा, तो परपेंडिकुलर ऐसे निकलेगा, परपेंडिकुलर की सिंबल को हम ऐसे गोल करके गोला बना के डॉट लिख देते हैं, ऐसे डॉट लिख देते हैं। तो ये फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा, ये फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा, किसकी डायरेक्शन को बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। तो इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को बताने के लिए हमने 3 रूल बताए, जिसमें से 2 एक्सप्लेन कर दिया। फिर आप चाहे राइट हैंड स्क्रू रूल आप अगर लगाते हैं, तो स्क्रू को आप घुमाते हैं तो स्क्रू जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा होता है वो करंट की डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में घुमाते हैं थंब से उसकी ओर, तो वो आपको फोर्स का डायरेक्शन ही देता है, ठीक है। तो ऐसा आप देख लेना, तो सब आपको यहाँ ज़्यादातर आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ही काम बन जाएगा, कोई और रूल लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग बस यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड बेटे कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है।